जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JS ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें, ताकि क्योंकि यह एक सीरीज चल रही है साथियों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से आरंभ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? आपका विकल्प है भक्तिकाल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल या फिर कोई नहीं। तो पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो भक्तिकाल। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को किस नाम से पुकारा? तो भक्तिकाल के नाम से, जिसका समय उन्होंने माना है 1375 विक्रमत संवत से 1775 विक्रमत संवत तक। अगर हम ईस्वी की बात करेंगे 1350 से 1650 ईस्वी। अगर हम रीतिकाल की बात की चर्चा करें तो रीतिकाल का समय उन्होंने माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, जबकि इसी को ईस्वी में उन्होंने 1650 से 1850 ईस्वी माना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? विकल्प है परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर या फिर कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। किस आधार पर किया है? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। अगला प्रश्न है 23। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या फिर मिश्र बंधु ने। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा। यदि हम बात करते हैं डॉक्टर नागेंद्र की, डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना की है। क्या किया है डॉक्टर नागेंद्र ने? रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना की है। जबकि रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है, और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा दी है। किस? आरंभिक काल की संज्ञा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? विकल्प है 700 विक्रम संवत से, अगला है 750 विक्रम संवत से, 1000 विक्रम संवत से या फिर 1050 विक्रम संवत से। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया? तो 750 विक्रम संवत से माना गया। कब से माना गया? 750 विक्रम संवत से। अगला प्रश्न है 25। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? ऑप्शन है 1800 ईस्वी से, ऑप्शन बी है 1857 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1900 ईस्वी से, ऑप्शन डी है 1750 ईस्वी से। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 ईस्वी से माना है। कब से माना है? 1857 से। 1857 से 1965 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? विकल्प है आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग या फिर संधिकाल। तो आदिकाल का नाम कौन सा नहीं दिया गया? तो साथियों, आदिकाल का नाम संधिकाल नहीं दिया गया है, क्योंकि संधिकाल किसी भी साहित्यकार ने नहीं कहा है। जबकि आदिकाल की संज्ञा किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और आदिकाल को चारण काल की संज्ञा रामकुमार वर्मा ने दिया। और सिद्ध सामंत युग किसने कहा आदिकाल को? तो राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27। राहुल संस्कृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? विकल्प है लुइपा को, सराहपा को, शालिभद्र सूरि को या फिर चंद्रबरदाई को। तो
राहुल संस्कृतानंद हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो सराहपात को मानते हैं। किसको मानते हैं? सराहपात को मानते हैं। जबकि शालिभद्र सूरी की बात करें तो ये गणपति चंद्र गुप्त की रचना। तो शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। जबकि चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई पहले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सराहपात का समय सांस्कृत्यायन जी के अनुसार क्या है? 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या फिर 4थी सदी? तो सराहपात का समय सांस्कृत्यायन जी के अनुसार कौन सा सदी है? 7वीं सदी माना गया है। कौन सी? 7वीं सदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है भारतेश्वर बाहुबली रास, विकल्प बी है श्रावकाचार, विकल्प सी है पृथ्वीराज रासो और विकल्प डी है पाहुड़। तो हिंदी का पहला ग्रंथ किसे माना गया है? तो हिंदी का पहला ग्रंथ किसे माना गया है? श्रावकाचार को माना गया है। किसे माना गया है? श्रावकाचार को। जबकि हिंदी का प्रथम ग्रंथ आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। अगर हम भारतेश्वर बाहुबली रास की चर्चा करते हैं तो शालिभद्र सूरी की रचना है। किसकी है? शालिभद्र सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है श्रावकाचार के रचयिता कौन है? विकल्प है देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जोइंदू कवि। तो श्रावकाचार के रचयिता कौन है साथियों? देवसेन है। कौन है? देवसेन है। अगर हम बात करते हैं धनपाल की, तो धनपाल के यहाँ भविष्यत कथा नामक ग्रंथ की रचना की है। क्या किया है? भविष्यत कथा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? धनपाल ने की है। और जबकि राम सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ की रचना की है। साथियों, यदि पाहुड़ दोहा कहा जाए तो राम सिंह है, अगर दोहा पाहुड़ कहा जाए तो महेंद्र मुनि है। दोहा पाहुड़ महेंद्र मुनि की रचना है। और जो हिंदू कवि की बात करते हैं तो इन्होंने योग सागर और परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। योग सागर और परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? जो हिंदू कवि ने की है। क्वेश्चन नंबर 31, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? विकल्प है 900 ईस्वी में, 933 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में या फिर 1133 ईस्वी में? तो श्रावकाचार का रचना काल कब है? 933 ईस्वी है। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? विकल्प है बीसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? तो परमाल रासो है। कौन सा है? परमाल रासो। जबकि बात करते हैं बीसल देव रासो को, तो यह श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। कौन सा है? श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है अगर पूछा जाए तो बीसल देव रासो है, जिसके रचयिता नरपति नाल है। कौन है? नरपति नाल है। खुमान रासो की बात करते तो ये दलपति विजय की रचना है। किसकी है? दलपति विजय की है, जिसकी रचना 1729 ईस्वी में की गई है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में तो आपको पता ही है, यह वीर रस प्रधान ग्रंथ है, जिसकी रचना 1343 ईस्वी में चंद्रबरदाई ने किया है। अगला प्रश्न है आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? विकल्प है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या फिर हम्मीर रासो। तो आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो परमाल रासो का। किसका है? परमाल रासो का। और खुमान रासो की बात करें तो आपको पता ही है 1729 में दलपति विजय ने इसकी रचना की है। और हम्मीर रासो शांगधर नामक ग्रंथकार ने किया है 1357 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? विकल्प है यह क्या है? प्रमाणिक है या फिर अप्रमाणिक है या फिर अर्ध प्रमाणिक है या फिर जाली ग्रंथ है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको बता दें साथियों, ये क्या है? अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। क्या माना गया है? अर्ध प्रमाणिक, क्योंकि कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणिक माना है और कुछ ने इसे अप्रमाणिक माना, इसलिए यह किस श्रेणी में चला जाता है? अर्ध प्रमाणिक में। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रमाणिक माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने इसे अप्रमाणिक माना, इसलिए इसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? अर्ध प्रमाणिक की
श्रेणी में रखते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है 35। बीसल देव रासों का प्रधान रस क्या है? बीसल देव रासों का प्रधान रस क्या है? विकल्प आपका है वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस। तो बीसल देव रासों का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। किस रस की प्रधानता है बीसल देव रासों में? श्रृंगार रस की प्रधानता है। जबकि वीर रस की प्रधानता किसमें है? परमाल रासों में है। किसमें है? परमाल रासों में, जिसके रचयिता कौन है? जगनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? विकल्प है बीसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया? तो साथियों किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को माना गया है। किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? विकल्प है 30, 36, 47, 69। तो पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं, जिन्हें प्रकाश के नाम से जाना जाता है। 69 प्रकाश हैं कुल इसमें। क्वेश्चन नंबर 38। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? विकल्प ए है रासो की व्युत्पत्ति रासायन से हुई है, रासो की उत्पत्ति रास से हुई है, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको पता है कि रासों की व्युत्पत्ति किससे हुई है? रासक शब्द से हुई है। किससे हुई है? रासक से, अर्थात विकल्प से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? विकल्प ए चंद्रबरदाई ने, विकल्प बी है विद्यापति ने, विकल्प सी अमीर खुसरो या फिर विकल्प डी गोरखनाथ। तो आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। किसने की है? अमीर खुसरो ने की है, जिन्होंने खालिक बारी जैसी रचनाओं का संग्रह किया है। जबकि चंद्रबरदाई की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। और विद्यापति की बात करते हैं तो इन्होंने इनका प्रमुख ग्रंथ है विद्यापति की पदावली। जबकि गोरखनाथ की बात करते हैं तो गोरखनाथ और महेंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ और महेंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। गोरखबानी के संपादक कौन हैं? गोरखबानी के संपादक कौन है? विकल्प आपका है माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। तो गोरखबानी के संपादक कौन है साथियों? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। इन्होंने ही गोरखनाथ के ग्रंथों का गोरखबानी के नाम से क्या किया है? संकलन किया है। अगला प्रश्न आपका है 41 है। इनमें से सही कथन कौन सा है? विकल्प है अधिकांश रासो काव्य प्रामाणिक हैं, अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक हैं, बीसल देव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ हैं या फिर बीसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर था आपका सही कथन कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 42। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? विकल्प है आपका 38, 47, 84, 64। तो सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सिद्धों की संख्या कितनी है साथियों? 84 है। कितनी है? 84 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 43। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? विकल्प है चौथी सती, 7वीं से 8वीं सती, 10वीं सती या फिर 12वीं सती। तो सिद्धों का उचित समय क्या है साथियों? 7वीं से 8वीं सती है। क्या है? 7वीं से 8वीं सती है। क्वेश्चन नंबर 44। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? विकल्प आपका है नाथ पंथ में, जैन संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में
या फिर किसी में नहीं। तो नारी निंदा की बात करें साथियों तो किस में मिलता है? नाथ संप्रदाय में मिलता है, नाथ पंथ में। किसमें? नाथ पंथ में। इसमें शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ क्या है? नारी निंदा के प्रमुख माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? विकल्प ए है आपका गुरु महिमा, बी नारी निंदा, सी इंद्रिय निग्रह और डी है गृहस्थों का आदर। तो नाथ संप्रदाय की अगर बात करते हैं क्या नहीं है तो गुरु महिमा तो नाथ संप्रदाय में पाई जाती है, नारी निंदा भी खूब, इंद्रिय निग्रह भी है, जबकि गृहस्थों का आदर इसमें नहीं किया गया है, गृहस्थों का अनादर किया गया है, वो भी गोरखनाथ इसके लिए प्रमुख माने जाते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर स्वयंभू। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है साथियों? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। अगर हम वर्ण रत्नाकर की बात करते हैं तो हिंदी मैथिली भाषा में है। ये किस भाषा में? हिंदी मैथिली भाषा में है। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर हिंदी मैथिली भाषा में है। जबकि विद्यापति की अगर हम बात करते हैं तो इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? पदावली है। क्या है साथियों? पदावली है। विद्यापति की पदावली है। और स्वयंभू की बात पे अगर हम करते हैं तो इनका प्रमुख ग्रंथ है पौम चरयू। क्या है? पौम चरयू है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है साथियों आपके समक्ष। यदि आपको यह प्रश्न श्रृंखला पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो अंतिम क्वेश्चन आपका है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश एवं राजस्थानी, तो साथियों आपका विकल्प है डिंगल, पिंगल, अवहट, देश भाषा। तो अपभ्रंश और राजस्थानी की बात करते हैं तो उससे कौन सी भाषा का निर्माण होता है? डिंगल भाषा का निर्माण होता है। जबकि यदि अपभ्रंश के साथ हम ब्रज को मिलाते हैं तो कौन सी भाषा बन जाती है? पिंगल बन जाती है। यदि अपभ्रंश के साथ राजस्थानी कहेगा तो डिंगल, और अपभ्रंश के साथ यदि हम ब्रज भाषा को मिलाते हैं तो कौन सी हो जाएगी? पिंगल भाषा। तो साथियों यदि यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।